देखिए, हमने लास्ट टाइम क्वांटम फिजिक्स में वी हैड कंप्लीटेड photoelectric effect, and now we are starting, this is a topic which comes rarely, that's a wave nature of particle. इसकी हेडिंग डाल दो, wave nature of a particle. जबरदस्त। नाउ आइंस्टाइन ने जो थ्योरी पेश की थी उसमें कहा था कि वेव और पार्टिकल ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हुए हुए होते हैं। हर पार्टिकल में वेव कैरेक्टर होता है और हर वेव में पार्टिकल कैरेक्टर होता है। तो आइंस्टाइन का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वेव और पार्टिकल कैरेक्टर एक दूसरे में मिक्स होते हैं, और इसका मतलब ये है कि वेव कैरेक्टर पार्टिकल कैरेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों कैरेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं। सो व्हाट वी से हियर, हम ये कहते हैं कि अगर एक वेव है तो उसमें पार्टिकल कैरेक्टर है लेकिन वो डिमिनिश है। इसी तरह हमारे में वेव कैरेक्टर है लेकिन वो दिखता नहीं है। तो आइंस्टाइन का ख्याल था कि एक वक्त में दोनों कैरेक्टर हैं लेकिन कोई एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है। जो क्वांटम अभी हमने पढ़ा पीछे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो ये प्रूव करता है कि हर वेव में पार्टिकल कैरेक्टर होता है और वेव के अंदर जो पार्टिकल चल रहा होता है उसको इन्होंने क्या नाम दिया था, फोटोन का। इसी से आज का अगला कॉन्सेप्ट बन जाता है, वो ये कि जिस तरह वेव्स में पार्टिकल कैरेक्टर है इसी तरह पार्टिकल्स में वेव कैरेक्टर होता है। तो इस हेडिंग को डाल दो और इसमें लिखो कि एवरी particle like an electron has a wave character. Every particle like an electron have a wave character and vice versa. उसके बाद लाइन चेंज करिएगा और लाइन चेंज करके लिखिएगा कि आइंस्टाइन suggested a wave particle duality theory. Einstein suggested a wave particle duality. Einstein suggested a wave particle duality theory. ये आइंस्टाइन की थ्योरी थी जो उसने यहां पर इसको डेवलप किया, और आइंस्टाइन ने कहा कि हर पार्टिकल में वेव कैरेक्टर होता है और हर वेव में पार्टिकल कैरेक्टर होता है, यानी दोनों कैरेक्टर एक साथ होते हैं। और आइंस्टाइन का ख्याल था कि ये 2 in 1 वाला कॉन्सेप्ट है, कोई एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है वही दिखता है। जैसे हमारे में पार्टिकल कैरेक्टर दिखता है लेकिन वेव कैरेक्टर है, लेकिन वो समझो कि सप्रेस्ड होता है। अब एक एक्सपेरिमेंट हुआ उसके कुछ अरसे के बाद जिसने आइंस्टाइन की बातों को पार्शियली सही साबित कर दिया। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन। दिस एक्सपेरिमेंट गॉट वेरी फेमस बिकॉज द टर्म इटसेल्फ हैज वेरी इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तुम्हें याद होगा हमने पढ़ा था डबल स्लिट का टॉपिक एएस में, और तुम्हें याद है कि वो किस चैप्टर में पढ़ा था, वेव्स में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डेफिनेट स्टेट पे क्या है, वो तो पार्टिकल है। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम कहो कि यार किसी बंदे की फ्रीक्वेंसी निकालो, तो सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा कि यार इंसान की फ्रीक्वेंसी कहां से आ गई। लेकिन यहां पर ये कंट्रास्ट अब साइंस मानती है कि वेव्स में पार्टिकल कैरेक्टर है और पार्टिकल्स में वेव कैरेक्टर है। सबूत पहला क्या मिला, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया इलेक्ट्रॉन बीम्स को डालकर, तो उन्होंने भी वैसा ही पैटर्न बनाया जैसा कि तुमने एएस में पढ़ा था, और तुमने ये वाला पैटर्न पढ़ा था, आई होप याद होगा, यंग्स मॉड्यूलस, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, फ्रिंज पैटर्न, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस।
तो आइंस्टाइन ने जब ये पैटर्न आइंस्टाइन के बाद एक एक्सपेरिमेंट में जब ये पैटर्न बना ये वाला, तो इनको समझ आ गया कि ये तो सही है क्योंकि ये पैटर्न तो वेव्स बनाती हैं। जब इन्होंने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल से गुजारा तो बिल्कुल वैसा पैटर्न बन गया जो पैटर्न कौन बनाता है, वेव्स। और इससे ये प्रूफ मिल गया कि इलेक्ट्रॉन्स को वैसे ही आप परफॉर्म करवा सकते हैं जैसे आपने वेव्स को परफॉर्म किया था। तो लिखिएगा हेडिंग जो आपने लिखा था उसके आगे साइड हेडिंग दीजिएगा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स। साइड हेडिंग दीजिएगा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स। उसमें ये वाली डायग्राम कॉपी करिएगा, ये वाली डायग्राम उसमें कॉपी करिएगा। कल से ऐसा डिस्टर्ब हो रहा है, टेम्परेचर सेट हो गया ना, टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा ऐसा करना पड़ेगा। काफी तो इसमें तो उल्टा है ना, तुम कम करोगे तो बेहतर हो जाएगा। ये तो हीटिंग होगी ना, ये सही। अभी तो कुछ तो बेहतर फील आएगा। देखिए हमने ये कॉपी कर लिया और इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप एक पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल से गुजारते हैं तो वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बना लेती हैं, लेकिन डायफ्रैक्शन पैटर्न तो बनना चाहिए किसके साथ, वेव्स के साथ। लेकिन ये पैटर्न यहां पर किसने बना के दे दिया, इससे ये साबित हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। एक बड़ी सिंपल सी डिस्कवरी लगी शुरू में, फिर इसने पूरा एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। इससे दुनिया की सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप बनी जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो एक बाल को भी इतना मोटा करके दिखा सकती है जैसे वो एक थिक रस्सी हो। सो वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ इट्स टाइम वाज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हेडिंग डालिएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ। मैंने शुरू में इसको हाईलाइट कर दिया। तुम लोग जानते हो कि कुछ नेम्स होते हैं कुछ लोकेलिटीज में, कुछ लैंग्वेजेस में, जिसको आप ऐसे लिखते हो जैसे वैंडरवाल फोर्सेस में डी, तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है। डी ब्रोगली उस साइंटिस्ट का नाम था। नहीं वो तो हमारे बारे में सोचिए ना, लेकिन ये असल में जो नाम है ये उस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ रेस का है ना। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि दो कैरेक्टर होते हैं, एक कहलाता है पार्टिकल कैरेक्टर और दूसरा क्या कहलाता है, ये दोनों कैरेक्टर कंट्रास्ट में थे। ये पहला बंदा था जिसने एक मैथमेटिकल वर्कआउट किया। उसने क्या किया, उसने फॉर्मूला लिया इज इक्वल टू mc स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला लिया इज इक्वल टू फोटॉन की वैल्यू का, दोनों को मैच कर दिया। जब दोनों को मैच किया तो cc कैंसिल हो गया और ये बड़ा सरप्राइजिंग हुआ कि mc जो है वो क्या बन गया, मोमेंटम। मोमेंटम एक पार्टिकल कैरेक्टर है, मास कैरेक्टर है। हमारा मोमेंटम है, एक वेव का मोमेंटम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी दूसरी तरफ मोमेंटम की दूसरी तरफ क्या आ गया, लैम्डा, लेकिन वो तो वेव कैरेक्टर था। ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है जो ये प्रूफ करती है कि वेव कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल कैरेक्टर के। जैसे जैसे वेव कैरेक्टर बढ़ता है
पार्टिकल कैरेक्टर कम होता जाता है। ये इस बंदे की अप्रोच थी, उसने ये प्रूफ किया कि लैम्डा बढ़ेगा तो मोमेंटम कम होता जाएगा। ये आपको गौर से देखना है। According to the de Broglie hypothesis, each particle is associated with a wavelength lambda. Therefore, a person running, a moving tennis ball, and an electron can all be represented by a wave. However, since Planck's constant is a very small number, we do not observe quantum effects in the macroscopic world. The best tennis players can serve a ball at a speed of over 55.5 meters per second, and the mass of a tennis ball is about 56 grams. So, from the formula for the de Broglie wavelength, we can derive the length of the wave representing the movement of the tennis ball. It is only about 2.12 times 10 to the minus 34 of a meter. Therefore, it is much smaller than the diameter of an atomic nucleus, which is equal to about 10 to the minus 14 of a meter. अब अगर आपने इसको गौर से देखा तो उसने मैथमेटिकली जस्टिफाई किया कि क्या वजह है कि जो हमारी कॉमन लाइफ होती है उसमें हमें ये जो इफेक्ट है वो नजर नहीं आता, हमें हमारा वेवलेंथ तो कभी नजर नहीं आया। उसकी वजह ये है कि एच की वैल्यू बहुत कम है, तो लैम्डा ऑफ अ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, सो नॉर्मली इट इज नॉट विजिबल। तो अब तुम उसमें हेडिंग डालने के बाद लिखोगे कि दिस इज a mathematical verification. This is a mathematical verification. This is a mathematical verification of wave particle duality. This is a mathematical verification of wave particle duality. उसके बाद अब ये वाली है, स्क्रीन कॉपी करो। फिर अब आप साइड हेडिंग दे दो डेरिवेशन, और डेरिवेशन कॉपी करो। नहीं, वो तो मेरा खुद अपना है ना, मैं टेनिस भी उसमें कर लेता हूँ, बाकी चीजें भी, तो फिर ज़रा क्या खुद एक चीज करते हैं। थोड़ा बहुत तो हमें स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा क्योंकि कोई बुक्स भी नहीं ला रहा, काम भी नहीं कर रहा, तो ये तो आखिर में आके सिस्टम पूरा कोलैप्स होने वाला है। अच्छा, अब उसके बाद उसी डेरिवेशन को आगे चलाओ।
अब डी ब्रॉगली ने प्रूव कर दिया कि दोनों कैरेक्टर नंबर 1 कनेक्टेड हैं, और नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रूव कर दी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमारे में पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा है तो वेव कैरेक्टर डिमिनिश हो गया, वेव में वेव कैरेक्टर ज्यादा है एनर्जी में, और इसीलिए पार्टिकल कैरेक्टर दिखता नहीं है। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। अब इसको जो एनिमेशन तुमने देखी उसमें उसने बड़े अच्छे कैलकुलेशन से प्रूव किया कि एच की वैल्यू बहुत स्मॉल है। तो अगर मैं अपना वेवलेंथ निकालूं और मैं बहुत तेज भी मूव कर रहा हूं किसी गाड़ी में, किसी बुलेट ट्रेन में, तब भी प्लैंक कांस्टेंट इतना छोटा है कि जो वेवलेंथ आएगा वो क्या होगा, बहुत बहुत छोटा होगा। इसलिए हमारा वेवलेंथ दिखता नहीं है, होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉपी होगा। सर भी लेके इसी कमरे में आना। अरे नॉर्मल तो चलो अब दो लाइनें छोड़ो। मोमेंटम ऑफ अ फोटोन फ्रॉम 2022, ये इन्होंने 2022 में टॉपिक घुसाया। कोई ऐसा खास टॉपिक नहीं है, ना कोई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है ऐसी है कि लो लेवल टॉपिक है। फोटोन की डिस्कशन पहले हो चुकी है। फोटोन की डेफिनेशन याद रखो, फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल कैरेक्टर इन अ वेव, पार्टिकल कैरेक्टर इन अ वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए किसको लाए थे, फोटोन। अब दो लाइनें छोड़ो और ये वाली हेडिंग बना दो। Now we move forward that Einstein showed that photon traveling in a vacuum has momentum despite it having no mass. The momentum of a photon is related to its energy by this equation, P is equal to E upon C. अब यहाँ ये फॉर्मूला है जो मोमेंटम ऑफ अ फोटोन को बनाता है। आइंस्टाइन का कहना था कि जो फोटोन है उसका मोमेंटम असल में उसकी स्पीड है। मोमेंटम दो ही चीजों से होता है, मोमेंटम इनर्शिया से रिलेट करता है ना, तो या तो चीजों का मास हो, एक ट्रेलर का मास उसका मोमेंटम होता है, एक बुलेट का इनर्शिया या मोमेंटम उसकी क्या होती है, बुलेट छोटी सी होती है ना, लेकिन नुकसान बहुत करती है। तो बुलेट का मोमेंटम किससे होगा, उसकी स्पीड से होगा। एक एरोप्लेन बड़ा भी है, मैसिव भी है, स्पीड भी है, तो उसका मोमेंटम क्या था, मास इनटू गुड। अब आइंस्टाइन ने कहा कि मोमेंटम एक फोटोन पे लेके जाओगे तो उसका मास तो नहीं है, ना होने के बराबर है, तो उसका जो गेम है वो उसकी स्पीड है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट बनेगा। ये टॉपिक नया है, अभी इसको आना है और फिर ये पता चलेगा कि सीआई इसको किस तरह लाता है। हमारा मेरा ख्याल है कि ये डी ब्रॉगली ही का कंटिन्यूएशन है, और तुम्हें अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करनी है।
नाउ गिव द हेडिंग, 2 लाइनें छोड़िएगा और हेडिंग डालिएगा इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रा। अब कॉन्सेप्ट बनाओ कि स्पेक्ट्रा क्या होते हैं। ये बेसिकली वर्ड है स्पेक्ट्रम, और उससे फिर आप सिंगुलर और प्लूरल वाली स्टोरी करके स्पेक्ट्रा बनते हैं। हमने ओ लेवल में सबसे पहले जब स्पेक्ट्रा, बल्कि ओ लेवल से पहले हमने एक स्टोरी पढ़ी थी विच आई वांट टू रिकॉल, कि जब आप एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट गुजारते हैं तो क्या वो व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरने पर 7 कलर्स में डिवाइड होती थी, और उसमें एक रेंज बनती थी किसकी, विबगायर की। ये हमारी नॉलेज में पहला स्पेक्ट्रम था। तुम में से शायद कभी कुछ लोगों ने गौर से देखा हो कि जब सनसेट होता है तो आसमान पर सनसेट के वक्त कलर डिवाइड हो जाते हैं, रेड, येलो, कुछ इस तरह पोर्शन बनते हैं। फिजिक्स इसको कहती है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा इज समथिंग लाइक अ मैसेज कमिंग फ्रॉम लाइट और एनी टाइप ऑफ वेव। मैंने लाइट क्यों बोला, क्योंकि लाइट हमें दिखती है, और इसी तरह से और भी बहुत सारे स्पेक्ट्रम बनते हैं। स्पेक्ट्रम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ कमिंग फ्रॉम अ सोर्स। कॉन्सेप्ट बनाओ, जब एनर्जी एक सिग्नल की फॉर्म में डिटेक्ट होती है तो उसमें बहुत सारी पीक्स होती हैं, और उसको क्या कहते हैं। जब भी तुम कभी स्पेक्ट्रम का लफ्ज भूल जाओ तो ये वाली एग्जांपल याद रखो कि व्हाइट लाइट गुजरती है जब प्रिज्म से, तो आगे 7 कलर्स का एक ब्रेकअप बनता है। वो 7 कलर का ब्रेकअप क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम, और उसी को प्लूरल कर लें तो स्पेक्ट्रा। टॉपिक का पहला कॉन्सेप्ट बनेगा, जैसे हमने ओ लेवल में, सॉरी एएस में पढ़ा था, वो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। एएस से पहले ओ लेवल में पढ़ा 7 कलर्स, ये सब स्पेक्ट्रम है। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। चले अब हेडिंग डालें, प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा। अब तुमने कॉन्सेप्ट बनाया, अब तुम एक कॉन्सेप्ट बनाओ, एक और तुम ये कॉन्सेप्ट बनाओ कि स्क्रीन पर तुम्हें एक पैटर्न दिख रहा है रेड और ऑफ वाइट का।
फिजिक्स इसको कहती है स्पेक्ट्रम। फिजिक्स स्पेक्ट्रम हर उस चीज को कहती है जिसकी ट्रांसलेशन वेव्स की टर्म में हो। अब तुम जो कुछ स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक वर्चुअल रियलिटी है। टेक्निकली अगर हम बेसिक टर्मिनोलॉजी में देखें तो ये वर्चुअल है ना, असल में तो कुछ नहीं है। एक रेड कलर का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, उसका एक बैकग्राउंड है। अगर तुम्हें दो कलर सपोज करो सेंस हो रहे हो तो तुम कहोगे यार ये एक बैंड है और ये दूसरा बैंड है। इसको फिजिक्स सिंपल टर्म में कहती है कि ये इस स्क्रीन पर क्या है, एक स्पेक्ट्रम है। एनी क्लासिफिकेशन which is now coming to you have to come to see for that based upon only the nature of the spectrum। स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने बना लिया। हमारी आई से बेहतर स्पेक्ट्रम क्या चीज होगी जिसमें कलर सेंस हो जाते हैं। स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं प्राइमरी लेवल पर, एक कहलाते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक कहलाते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। गौर से समझना, अगर तुम एक स्पेक्ट्रम देखो जो तुमने क्लास 6-7 में पढ़ा था व्हाइट लाइट वाला, तो अगर तुम्हें इस तरह का स्पेक्ट्रम दिखे जिसमें अगर तुम्हें इस तरह का स्पेक्ट्रम दिखे जिसमें सारे कलर्स एक दूसरे में मिक्स हैं, कलर के अंदर से कलर निकल रहा है जो कि व्हाइट लाइट से बनता है, इसको कहते हैं कि ये क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। और अगर तुम देखो इस तरह का स्पेक्ट्रम जिसमें दो कलर्स के बीच में डिस्टिंग्विशेबल गैप हो, वो गैप ब्लैक भी हो सकता है कुछ और भी हो सकते है। पता है ना आपको कि ब्लैक इज नॉट अ कलर, व्हाइट इज नॉट अ कलर, क्योंकि वो तो मिक्सचर है फ्रीक्वेंसीज का। ब्लैक का मतलब नो फ्रीक्वेंसी, व्हाइट का मतलब ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो अब ये तुम्हें कॉन्सेप्ट कॉपी करना है ये वाला। सर यूट्यूब हैंडल का वो नाम इतना बड़ा रखा था कि वो सारी एसईओ खराब हो।
बहुत बड़ी आमदनी नहीं होती है अनटिल कि आपको किसी के बैनर मिल जाए, वो अलग बात है। चलो हेडिंग डालो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। उसमें लिखो कि a spectrum in which all frequency bands, a spectrum in which all frequency bands are mutually merged, all frequency bands are mutually merged. For example, when white light passes through a prism, when white light passes through a prism, it breaks into 7 colors. कॉन्सेप्ट बन गया। अब आगे चलो, लाइन स्पेक्ट्रम, और इसको कहते हैं डिस्क्रीट। मैंने समझाया था डिस्क्रीट क्या होता है, जिस चीज को तुम अलग अलग देख सको, अलग अलग गिन सको, उसको हम फिजिक्स में क्या लफ्ज बोलते हैं, ये मैथ्स में भी है टर्म, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट वो चीज होती है जिसको गिना जा सके, जैसे कुर्सियां पड़ी है क्लास में, ये डिस्क्रीट है। तो वो स्पेक्ट्रम जिसमें फ्रीक्वेंसी बैंड्स डिस्क्रीट हो, अलग अलग हो, उनमें गैप हो और वो गैप फिल्ड हो, तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा लाइन स्पेक्ट्रम, और उसमें लिखिएगा लाइन स्पेक्ट्रम की हेडिंग डालकर, हेडिंग डालो, साइड हेडिंग डाल दो लाइन स्पेक्ट्रम, और उसमें लिखो कि अ स्पेक्ट्रम इन विच फ्रीक्वेंसी बैंड्स आर डिस्क्रीट, अ स्पेक्ट्रम in which frequency bands are discrete, ब्रैकेट ओपन करके लिखिएगा, सेपरेटेड विद अ गैप, क्योंकि उसी की ट्रांसलेशन है तो आप उसको ब्रैकेट में कर दो, सेपरेटेड विद गैप्स। चलो अब कॉन्सेप्ट बनाओ, टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। हमारा ये जो चैप्टर है ये लाइन स्पेक्ट्रम को लेकर चलेगा और वही फिर इस चैप्टर के टेल की तरफ आपको ले आएगा। हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। देखिएगा, नंबर 1 इमिशन स्पेक्ट्रम एंड नंबर 2 एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इससे जुड़ी हुई पहली एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जो कि डायरेक्टली इसका केस नहीं है अब, लेकिन इससे बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाता है। वो ये कि हमें चीजों का जो कलर नजर आता है वो कलर इमिशन ऑफ लाइट से होता है। हमें जब ब्लू कलर दिखता है तो वो ब्लू क्यों दिखता है कि जब लाइट उस पर पड़ती है तो सारे वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सिर्फ कौन सा वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होता है, ब्लू। इसलिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी पेश की गई जिसे पूरी दुनिया में साइंस का एक बहुत बड़ा नया डायमेंशन खोल दिया कि कोई चीज ना तो रेड है ना कोई चीज ब्लू है। एक्चुअली कलर चीजों में नहीं होता, एक्चुअली कलर चीजों में नहीं होता, बल्कि हमारे आई के रेटिना और ब्रेन ट्रांसलेशन में होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंस है और उसके बड़े सोशल ट्रांसलेशन किए गए। वर्ल्ड इज कलरलेस, आवर आई मेक इट विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन। दुनिया में कोई कलर नहीं है, और इसको आप एक्सटेंड करो तो कुछ बड़े साइंटिस्ट ने इसको एक्सटेंड किया। वर्ल्ड इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, एंड आखिरी वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड सेंसलेस। एवरी ट्रांसलेशन इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। आपको एग्जांपल देता हूं, हमें हवा नहीं दिखती, हमें अपने आसपास हवा भरी हुई है ना, नहीं दिखती। इसी तरह कहते हैं कि फिशेस को अपने आसपास पानी नहीं दिखता। क्यों?
इल्यूजन, बड़ा इंटरेस्टिंग इल्यूजन है ना, क्योंकि वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। हम पानी में उतरे तो हमें पानी दिखता है, क्यों? हमारा रेटिना उसको डिफर कर लेता है। इसी तरह कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनको रात को दिखता है, हमें रात को नहीं दिखता, क्यों? हमारा रेटिना हम हाँ परिंदों का आसमान भी नहीं दिखता होगा। हो सकता है, इस पर भी रिसर्च है। अच्छा, हमें रात को नहीं दिखता क्योंकि हमारा रेटिना किसको पिक नहीं करता, तो हमें रात को नहीं दिखेगा। इससे साइंस की दो बड़ी ब्रांचेस बन गई। इमिशन स्पेक्ट्रम, जो रोशनी आ रही है, अब इस प्रोजेक्टर की लाइट इस पे पड़ के रिफ्लेक्ट हो रही है, आपको दिख रही है, ये क्या है? इमिशन स्पेक्ट्रम। लाइट किसी चीज में एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्ब होने की थोड़ी देर के बाद इमिट हो, उसको आप देखें तो वो क्या है? भरी हुई एग्जांपल्स हैं, ओ लेवल से पहले क्लास 6-7 में पढ़ाते थे, स्काई इज एक्चुअली नॉट ब्लू। ब्लू दिखता है, क्यों? लाइट एब्जॉर्ब होती है, फिर रिलीज होती है। आप में से जिन लोगों ने कभी बारबेक्यू अरेंज किया, खाने में तो हर कोई बैठा होता है, लेकिन बारबेक्यू अरेंज किया तो उसमें कोल को पहले गर्म करते हैं, उसके बाद वो हीट एब्जॉर्ब करता रहता है, फिर उसको छोड़ते हैं और फिर उसको फ्लेयर करते हैं तो वो हीट रिलीज करता है। ये क्या है? ये असल में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और रिलीज उसके बाद करेगा। तो स्पेक्ट्रम की ये क्लासिफिकेशन हो गई, जो चैप्टर का रिमेनिंग पैटर्न बन गया। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। साइंस कहती है कि तमाम स्पेक्ट्रम असल में फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की ब्रेन ट्रांसलेशन है। हमें कलर दिखते हैं ब्रेन से। जो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं उनको कलर क्यों नहीं दिखते? उनके ब्रेन में फ्रीक्वेंसी का ट्रांसलेटर एग्जिस्ट नहीं करता, फेल हो जाता है। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा होते थे तो कलर चीजों में नहीं होता है। जैसे पोइट्री में पढ़ा है ना आपने, कलर इंसान की हुस्न जो होता है, नेकी जो होती है, अच्छाई जो होती है, वो आपके दिमाग में होती है। टिकटॉकर इसको खतरनाक बात कर देगा आगे चल। ये कॉपी करिएगा, पहले ये कॉपी करा लिया मैंने, ये कॉपी करें। मैंने आपको सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता दिए। अब मैं शुरू करता हूं। इमिशन स्पेक्ट्रम ये इस चैप्टर का नंबर 2 है। इस चैप्टर का नंबर 2 है, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर का 80% किसके पास है? फोटो इलेक्ट्रिक के पास है, और बाकी कुछ इसके पास है। बाकी भी छोटे छोटे जो टीनी मिनी टॉपिक्स हैं वो हैं जो मैंने आपको कराए हैं बीच में। इमिशन स्पेक्ट्रम इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इमिशन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक एटम से एनर्जी रिलीज होती है, जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, उसको आप अगर कैप्चर कर लें तो उसको कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। लफ्ज एटम क्यों लाते हैं? असल में जो चीजें आम जिंदगी में लाइट इमिट करती हुई दिखती हैं, उनमें भी असल में एनर्जी किस लेवल से निकल के आ रही होती है? एटॉमिक लेवल से। थ्योरी बड़ी सिंपल है लेकिन है केमिस्ट्री बेस। अगर वो याद हो, केमिस्ट्री कहती है कि जब तुम किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटमेंट हमेशा टेम्परेरी होती है, हमारी हो किसी और चीज की हो, एक्साइटमेंट टेम्परेरी होती है। इलेक्ट्रॉन अपनी औकात भूलकर ऊपर वाले शेल में चला गया, क्या करेगा? थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद अपनी औकात पे वापस आएगा। इलेक्ट्रॉन एक हाई एनर्जी फोटोन को रिसीव करेगा और अपना शेल बदल लेगा। शेल बदलने के बाद कुछ देर रुकेगा और फिर एनर्जी क्या करेगा? इमिट करेगा और दोबारा कहां पर आ जाएगा? तो कौन से बन गया? जब एक इलेक्ट्रॉन अपने डेजिग्नेटेड शेल में होता है तो ना तो एनर्जी गेन करता है ना रिलीज करता है, वो उसका होम टाउन है। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से एक फोटोन हिट करता है और उसकी एनर्जी इतनी हो कि वो उसको दूसरे शेल तक ले जाए तो इलेक्ट्रॉन जंप मार के दूसरे शेल में चला जाता है। इसको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कहते हैं एक्साइटेशन।
लेकिन ये बिल्कुल सीढ़ियां चढ़ने की तरह है, जैसे तुम स्टेप्स चढ़ते हो, तुम दो स्टेप्स के बीच में खड़े नहीं हो सकते। तो लिहाजा अगर तुमने के से जंप मारी तो तुम्हें किस में रुकना है? एल में। अगर एनर्जी इतनी है कि तुम एल तक पहुंच सको तो ठीक, ज्यादा या कम दोनों नहीं चलेंगे। जैसे तुम यहां खड़े हो, तुम यहां तक की जंप कर लो, जैसे आपने जानवरों को देखा होगा, प्रिसाइज कैलकुलेशन। अगर वो कैलकुलेशन इससे बड़ी या छोटी हो तो वो गिर जाएंगे। ये इनके साथ होता है। अब ये एक मिरेकलस डिजाइन है नेचर का कि इलेक्ट्रॉन्स के भी इसी तरह लेवल बने हुए हैं। ये लेवल इस फॉर्मूला से निकलते हैं और साइंस कहती है कि इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से एक फोटोन हिट करेगा, सूटेबल फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन जंप मारकर बाहर वाले शेल में आ जाएगा। इसको कहते हैं एक्साइटेशन। अब चूंकि केमिस्ट्री में एटम को ऐसे ना गोल गोल बना के दिखाया करते थे ओ लेवल से, तो ये चलता रहा केमिस्ट्री में। फिजिक्स में ये गोल बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इन्होंने इस गोल डायग्राम को स्टेयरकेस बना दिया और इस डायग्राम का नाम क्या रख दिया? केमिस्ट्री कहती है कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं के एल एम, उनमें जो गैप होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, इक्विडिस्टेंट नहीं होते, गैप आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करता है। तो आपने हेडिंग डाली थी, देखो आपने हेडिंग डाली है इमिशन स्पेक्ट्रम, उसमें लिखिएगा कि when an atomic structure is analyzed, when an atomic structure is analyzed, it contains discrete energy levels full stop. An electron is normally at a ground level. An electron is normally at a ground level full stop. If a photon of energy, if a photon of energy precisely equal to the energy difference of two levels, energy difference of the two levels, comma, strikes the electron, it jumps to the higher level. It jumps to the higher level. This is called excitation. This is called excitation. फुल स्टॉप। फिर ये वाली डायग्राम बनेगी, ख्याल रखिएगा के से एल गैप बड़ा है और एल से एम गैप छोटा है, इसका ख्याल रखिएगा। गैप डिक्रीज कर रहा है, जो केमिस्ट्री से कॉन्सेप्ट आया। लिखिएगा एक्साइटेशन इज अ टेम्परेरी स्टेट
excitation is a temporary state, comma, excited electron releases a specific photon, photon and returns to the original energy level. The emitted photon generates a frequency band. The emitted photon generates a frequency band called emission spectrum. ये आज यही तक है और हम इसको इंशाल्लाह अपनी अगली जो क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। काउंटर को स्माइल देकर जाए, देखिए जो लोग ऑनलाइन है वो भी एग्जिट कर सकते हैं, क्लास ओवर है।